बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हसन फरीद, आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, आज का हमारा आर्टिकल है एसी थ्रू रेजिस्टर। ये आर्टिकल में हम लोग डिस्कस करेंगे कि ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को जब हम रेजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो ऐसे सर्किट में वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिलेशन बनता है। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अब हम लोग सर्किट्स पढ़ेंगे और उन सर्किट्स में हम डिफरेंट कंपोनेंट्स लगाएंगे। फॉर एग्जांपल रेजिस्टर लगाएंगे, कैपेसिटर लगाएंगे, इंडक्टर लगाएंगे। रेजिस्टर और कैपेसिटर दोनों लगा सकते हैं, रेजिस्टर और इंडक्टर दोनों लगा सकते हैं, कैपेसिटर और इंडक्टर लगा सकते हैं, और ये भी मुमकिन है हम तीनों ही लगा दें, यानी रेजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर भी लगा दें। लेकिन स्टूडेंट्स, ये सारे सर्किट्स में हम लोगों ने स्टडी क्या करना है? अगर मैं एक सेंटेंस में बताऊं कि हम लोगों ने क्या स्टडी करना है, तो वो सेंटेंस ये है कि वी वांट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। ये वो चीज है जो हम लोगों ने हर सर्किट में डिस्कस करनी है कि वोल्टेज और करंट का क्या रिलेशन है। क्या वोल्टेज लीड कर रही है करंट को, क्या वोल्टेज लैग कर रही है करंट को, या वोल्टेज करंट के साथ फेज में है। ये तीनों बातें हम लोग चेक करेंगे स्टूडेंट्स। तो आज हम इसी कड़ी का पहला सर्किट पढ़ेंगे और वो सर्किट है हमारे पास एसी थ्रू रेजिस्टर। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताता चलूं कि एक रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है। बड़ी आसान सी बात है स्टूडेंट्स, एक रेजिस्टिव सर्किट क्या है? अगर आप एक एसी सोर्स लें और इस एसी सोर्स को एक रेजिस्टर के एंड से कनेक्ट कर दें तो हम कहते हैं ये एक रेजिस्टिव सर्किट है। आप देख रहे हैं, इसको मैं प्योर रेजिस्टिव कह रहा हूं क्योंकि इसमें कोई कैपेसिटर, कोई इंडक्टर वगैरह नहीं है। और जरूरी नहीं है रेजिस्टर ही हो सकता है ये कोई बल्ब हो, क्योंकि आपको मालूम है बल्ब का जो फिलामेंट है वो एक रेजिस्टर के तौर पर ही काम करता है। तो लेकिन जब मैं सिंबल बनाऊंगा तो मैं सिंबल के तौर पर डिवाइस को नहीं बल्कि उस डिवाइस के रेजिस्टेंस को, यानी एक रेजिस्टर के तौर पर उसको शो करूंगा। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो हमें यही बताना चाहिए कि बेसिकली एक रेजिस्टिव सर्किट क्या होता है। तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट क्या है? अ सर्किट in which an AC source, alternating source, DC सोर्स नहीं, वो DC सोर्स हम चैप्टर 13 में पढ़ के आए थे, बैटरी सेल, वो हम यहां नहीं डिस्कस करें क्योंकि चैप्टर नंबर 16 में हम लोगों ने AC सोर्सेस को ही डिस्कस करना है। तो a circuit in which an AC source is connected with only a resistor, सिर्फ और सिर्फ क्या हो? रेजिस्टर हो, कोई कैपेसिटर, इंडक्टर वगैरह ना हो, विद ओनली अ रेजिस्टर, इज कॉल्ड अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में क्या होगा, एक एसी सोर्स होगा, उसको हम कनेक्ट करेंगे एक रेजिस्टर आर के अक्रॉस। तो स्टूडेंट्स, ये डायग्राम जब मैं कह रहा हूं सर्किट डायग्राम में, यही डायग्राम ही बनाएंगे हम। तो इस डायग्राम में बेसिकली हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास एक एसी सोर्स है, आपको मालूम है एसी सोर्स का सिंबल ये होता है, और इस एसी सोर्स को हम कनेक्ट कर देंगे एक अदद रेजिस्टर से, जिसकी रेजिस्टेंस को मैं कैपिटल आर कह सकता हूं, और ये जो वोल्टेज आ रही है इस सोर्स से, इसे मैं V कह सकता हूं। ये है सिंपल सी सर्किट डायग्राम एक प्योर रेजिस्टिव सर्किट की। अब स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि वी वांट टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। इस सर्किट के अंदर जब प्योर रेजिस्टर लगा हो तो हमारे पास वोल्टेज और इस सर्किट में से गुजरने वाला जो करंट है उनका आपस में क्या रिलेशन बनेगा, ये हम लोगों ने स्टूडेंट्स आज डिस्कस करना है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि यहां मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन मीनवाइल मैं जो चीज एक्सप्लेन करूंगा उसको यहां पर ग्राफ में भी शो करूंगा। ऑल्दो मैंने डिफरेंट हेडिंग्स दी हैं, लेकिन जब मैं यहां पर कुछ काम कर रहा हूं तो मैं साथ ग्राफ मीनवाइल साथ साथ प्लॉट करूंगा। इसलिए यहां पर मैं पहले ही आपके सामने एक्स एक्सिस भी बना देता हूं और वाई एक्सिस भी बना देता हूं ताकि मैं बाद में ग्राफ इजीली प्लॉट कर सकूं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे कि आप लोगों ने याद रखना है, दोबारा बता रहा हूं,
आप कहेंगे सर काफी दफा बता रहे हैं, क्योंकि अगर आप ये स्टेटमेंट जहन में रखेंगे तो फिर आपको समझ लगेगी कि मैं स्टेप बाय स्टेप क्यों कर रहा हूं इस तरह से। तो स्टूडेंट्स, क्या है हम लोगों का आज का बेसिक पर्पस, वो ये है कि हम लोगों ने वोल्टेज और करंट का रिलेशन फाइंड आउट करना है। स्टूडेंट्स, आप लोग देख रहे हैं मैंने कौन सी वोल्टेज दी है, डेफिनेटली एसी सोर्स है ये, और जब मैं एसी सोर्स दूं तो मुझे मालूम होता है कि उसकी इक्वेशन क्या होगी। तो हम यहां पर लिख देते हैं एज द वोल्टेज सोर्स इज ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज है, तो फिर हम लोग जानते हैं कि V इज इक्वल टू, यानी जो वोल्टेज दे रहा होगा ये कितनी होगी, V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा। तो ये वो वोल्टेज है जो हर लम्हा इस वोल्टेज सोर्स ने इस रेजिस्टर को देनी है, इसलिए इस वोल्टेज को इंस्टेंटेनियस वोल्टेज कहते हैं, हम लोग पहले पढ़कर आए हैं। V नॉट क्या है, V नॉट मैक्सिमम या पीक वोल्टेज है स्टूडेंट्स। लेकिन यहां इंपॉर्टेंट बात क्या है, जरा देखिए मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूं। अगर आप गौर से देखिए तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर V किस पर डिपेंड कर रहा है, कितनी वोल्टेज होगी किसी भी लम्हे, डिपेंड करता है एंगल क्या है, फेज क्या है, यानी साइन थीटा पर डिपेंड कर रहा है। इसको हम आसान अल्फाज में यूं कह सकते हैं कि वोल्टेज डिपेंड्स अपॉन साइन थीटा, लेकिन मैथमेटिक्स की टर्म में इसे बोलते हैं वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा। तो ये स्टेटमेंट जरा ध्यान से देख लीजिए, फ्रॉम अबव वी कैन से, हम कह सकते हैं दैट वोल्टेज V जो है, ये वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन थीटा। तो वोल्टेज डिपेंड कर रही है किस पर स्टूडेंट्स, साइन थीटा पर। आसान मतलब क्या है इसका, आसान मतलब यह है कि स्टूडेंट्स वोल्टेज का जो चेंज होगा वो बिल्कुल साइन के ग्राफ जैसा होगा। अब साइन का ग्राफ कैसा होता है स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को याद हो मैंने कुछ वैल्यूज आपको बताई हुई हैं साइन की, दोबारा देखते हैं एक दफा स्टूडेंट्स। इमेजिन करें कि हम इन एंगल्स पर 0 डिग्री पर पता लगाते हैं साइन 0 0 होता है, आप लोग जानते हैं। साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 270 -1 होता है, साइन 360 0 होता है। अगर मैं यही एंगल्स यहां एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर दूं और फिर मैं देखूं साइन की वैल्यू क्या आएगी, तो साइन थीटा 0 पर, साइन 0 पर 0 होता है तो ये वैल्यू आ गई, साइन 90 पर 1 आता है, इसी तरह साइन 180 0 होता है, साइन 270 -1 होता है और साइन 360 0 होता है। तो यही पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हैं, और जब आप इन पॉइंट्स को मिलाएंगे ये जो कर्व आ रही है इसे हम कहते हैं ये साइन कर्व है या साइन का ग्राफ है। और अभी मैंने बताया कि वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन, तो अगर साइन का ग्राफ इस तरह से है तो मैं आपको कहना चाह रहा हूं कि वोल्टेज का ग्राफ भी ऐसा ही होगा। और स्टूडेंट्स ये ग्राफ वोल्टेज का मैं आपके सामने यहां पर बना देता हूं, तो वोल्टेज का ग्राफ बिल्कुल साइन के ग्राफ जैसा होगा। और ये बात मुझे कैसे पता चली, मैं इधर लिख देता हूं V कि ये वोल्टेज का ग्राफ है। ये बात मुझे कैसे पता चली, ये बात मुझे यहां से पता चली कि वोल्टेज इज अ फंक्शन ऑफ साइन। अब स्टूडेंट्स मेरा काम क्या है आज का, करंट और वोल्टेज के दरमियान रिलेशन फाइंड आउट करना। तो वोल्टेज तो मेरे पास आ गया, अब रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए मुझे मजीद क्या चाहिए, मुझे करंट चाहिए। तो स्टूडेंट्स अब करंट जो है वो कैसे निकालना है, बजाहिर करंट आपको कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन स्टूडेंट्स एक काम करते हैं, मैं इस इक्वेशन को दोबारा लिखता हूं आप लोगों के सामने। तो V इज इक्वल टू V नॉट साइन थीटा, यही इक्वेशन मैंने दोबारा से लिख दी। लेकिन इस इक्वेशन में मैं काम करने लगा हूं स्टूडेंट, मैं दोनों तरफ रेजिस्टेंस से डिवाइड करने लगा हूं। ये जो सर्किट की रेजिस्टेंस है R, तो जब मैं इधर भी रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा और इधर भी रेजिस्टेंस से डिवाइड करूंगा, तो स्टूडेंट्स आपको अगर याद हो ओहम्स लॉ पढ़ा था हम लोगों ने, रेजिस्टर में ओहम्स लॉ लगता है और ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू IR या I इज इक्वल टू V ओवर R। आसान अल्फाज में जब भी वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करें करंट आ जाता है। तो स्टूडेंट्स यहां पर भी तो यही हो रहा है, वोल्टेज रेजिस्टेंस से डिवाइड हो रही है तो करंट बन जाएगा ना।
लेकिन ये वोल्टेज याद है इंस्टेंटेनियस वोल्टेज थी, तो जो करंट बनेगा वो भी इंस्टेंटेनियस करंट होगा। अच्छा आगे जरा देखते हैं, ये भी तो वोल्टेज ही है और ये भी रेजिस्टेंस है, तो यहां भी वोल्टेज रेजिस्टेंस से डिवाइड हो रहा है, लेकिन ये पीक वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, तो यहां भी करंट बनेगा, लेकिन वोल्टेज नहीं है, ये मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है, तो यहां मैक्सिमम करंट या पीक करंट आएगा और साथ आ जाएगा साइन थीटा। नाउ स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन को भी गौर से देखें, क्या आपने जान लिया कि इस इक्वेशन में भी करंट इज ऑल्सो अ फंक्शन ऑफ साइन, यानी कि करंट भी साइन थीटा के ग्राफ जैसा ही होगा। तो मैं ये लाइन लिख देता हूं, इट इज क्लियर दैट current is also a function of sin theta। तो करंट के फॉर्मूला में भी साइन थीटा आ रहा है, तो करंट का ग्राफ भी बिल्कुल साइन थीटा का ग्राफ होगा। तो साइन थीटा का ग्राफ मैंने भी आपको दिखाया था ये वाला, तो अब यही ग्राफ बिल्कुल हम कहेंगे कि करंट का भी होगा। तो यही ग्राफ मैं अब वहां पर जहां वोल्टेज का ग्राफ बनाया था वहां पर आपके सामने ड्रॉ करता हूं। तो स्टूडेंट्स, ये तो था वोल्टेज का ग्राफ, है करंट का ग्राफ भी साइन थीटा की ही तरह। तो स्टूडेंट्स, जब मैं उसका ग्राफ ड्रॉ करूंगा तो आप लोग देख रहे हैं कि उसका भी साइन थीटा वाला ही ग्राफ होगा, और हमारे पास ये जो रेड में मैंने बनाया है ये है बेसिकली करंट का ग्राफ। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहां पर वोल्टेज का ग्राफ और करंट का ग्राफ बनाने में कामयाब हो गए हैं। तो एक्सप्लेनेशन में हम लोगों ने यही करना था कि किसी तरह से कोई लॉजिक लगाकर हम ग्राफ के ऊपर वोल्टेज और करंट दोनों का ग्राफ जो है वो प्लॉट कर लें, और वो कर लिया हम लोगों ने। अब हम देखेंगे वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या निकल रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आप गौर से देखें तो यहां पर दोनों स्टार्ट में जीरो हैं, यहां पर भी दोनों जीरो हो रहे हैं, यहां पर भी दोनों जीरो हो रहे हैं, यहां पर भी दोनों जीरो हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कि करंट और वोल्टेज जो है लग रहा है जैसे साथ साथ चल रहे हैं। तो दोबारा देख लीजिए कि ये वोल्टेज और करंट दोनों का ग्राफ देखें, इस पॉइंट पर दोनों ही जीरो हैं, फिर दोनों ही बढ़ रहे हैं, फिर इस पॉइंट पर दोनों ही मैक्सिमम हो गए हैं, उसके बाद दोनों ही कम हो रहे हैं, उसके बाद फिर दोनों इस पॉइंट पर जीरो हो गए, फिर दोनों नेगेटिव में बढ़ रहे हैं और फिर मैक्सिमम हो गए, और फिर दोनों कम होते होते दोबारा जीरो पर हो गए। स्टूडेंट्स, आप तो देख रहे हैं यहां पर तो लग रहा है जैसे करंट और वोल्टेज की पक्की दोस्ती है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम कह सकते हैं फिजिक्स की टर्म में कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज। तो यह कंक्लूजन निकला, यही रिलेशन हम लोगों ने फाइंड आउट करना था कि करंट और वोल्टेज जो है उनका आपस में क्या रिलेशन है। तो जब प्योर रेजिस्टर की बात करें तो प्योर रेजिस्टर के अंदर वोल्टेज और करंट एक साथ जीरो होते हैं, एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ कम होते हैं, एक साथ नेगेटिव होते हैं, एक साथ मैक्सिमम पर पहुंचते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, एक साथ मैक्सिमम पर पहुंचने का यह मतलब नहीं कि उनका मैक्सिमम एक ही है, नहीं। अगर आप देखें तो वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू ये बन रही है, करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये बन रही है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि दोनों इस टाइम पर एक साथ ही मैक्सिमम पर आए हैं। तो स्टूडेंट्स, मैक्सिमम सेम होने का नहीं कह रहा मैं कह रहा हूं मैक्सिमम एक वक्त पर आएगा, उसका मैक्सिमम कुछ और होगा, करंट का कुछ और होगा। तो स्टूडेंट्स, ये तो हम लोगों को पता चल गया कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। ये मैं अब लिखूंगा यहां पर कंक्लूजन में। तो अब हम जरा देखते हैं कि कंक्लूजन में हम लोगों ने क्या देखा कि as it is clear from graph that both current and voltage increases and decreases simultaneously, एक साथ। एक साथ इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ऑल्सो becomes zero and maximum
एट सेम इंस्टेंट। जिस तरह एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ कम हो रहे हैं, इसी तरह से एक साथ जीरो हो रहे हैं, एक साथ मैक्सिमम पर भी पहुंच रहे हैं। तो फिर यहां से मैं क्या कह सकता हूं, करंट और वोल्टेज का क्या रिलेशन बना आपस में, तो मैं कहूंगा कि हेंस, क्या सीखा हमने, हेंस, ये अब कंक्लूजन आ रहा है, हेंस इन ए प्योर resistive AC circuit, current and voltage are, आगे बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहने लगा हूं, आर इन फेज। जब दो चीजें एक साथ बढ़ें, एक साथ कम हो, एक साथ मैक्सिमम हो, एक साथ जीरो हो, तो फिर हम कहते हैं फिजिक्स की टर्म में कि ये दोनों वेव फॉर्म्स जो है वो इन फेज हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये तो हो गया जब दो चीजें इन फेज में हो तो ग्राफ पर कैसी लगेंगी। ये हो गया जो चीजें इन फेज हो तो वर्ड्स में कैसे लिखना है। अब हम देखते हैं अगर दो चीजें फेज में हो तो उनको वेक्टर के तौर पर कैसे रिप्रेजेंट करना है। बड़ा आसान काम है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। आप लोग देख रहे हैं कि करंट और वोल्टेज इन फेज है, तो मैं पहले करंट को ड्रॉ करूंगा हॉरिजॉन्टली और फिर मैं वोल्टेज को ड्रॉ करूंगा और वोल्टेज का जो वेक्टर है उसको इसके पैरेलल ड्रॉ करूंगा, जिससे साबित हो जाएगा कि ये वेक्टर डायग्राम क्या बता रही है कि क्योंकि करंट और वोल्टेज के जो वेक्टर्स हैं वो सेम डायरेक्शन में हैं, तो इसका मतलब हुआ कि करंट और वोल्टेज इन फेज हैं। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, यहां से आपने ये नहीं समझना कि करंट और वोल्टेज वेक्टर क्वांटिटीज हैं, नहीं, दे आर स्केलर क्वांटिटीज। बट यहां पर हम लोग इनको वेक्टर के जरिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उसके कुछ रीजंस हैं, वो अब आप लोगों को जानना जरूरी नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट से बाहर है, लेकिन बहरहाल आप लोगों ने याद रखना है। अगर वो आपसे पूछता है करंट और वोल्टेज वेक्टर है या स्केलर है, तो फिर आप क्या जवाब देंगे, आप कहेंगे वो स्केलर क्वांटिटीज ही हैं। यहां सिर्फ किसी मकसद की वजह से उनको वेक्टर के तौर पर रिप्रेजेंट किया है। नाउ स्टूडेंट्स, ये तीनों बातें क्या बता रही हैं, ये ग्राफ की फॉर्म में बता रहा है वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, ये वर्ड्स में बता रहा है वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, ये वेक्टर्स में बता रहा है वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज। लेकिन रियलिटी में कैसे पता चलेगा कि वोल्टेज एंड करंट आर इन फेज, यानी रियलिटी में कैसे दिखेगा। तो स्टूडेंट्स आइए चलते हैं वापस अपने सर्किट की तरफ। अब मैं वोल्टेज और करंट जो है उसको मेजर करने के लिए एक वोल्ट मीटर लगा लेता हूं रेजिस्टर के अक्रॉस, और आपको मालूम है वो पैरेलल में ही लगेगा, और मैं एक एमीटर लगा लेता हूं इन सीरीज। अब स्टूडेंट्स जब मैं यहां पर एसी सोर्स ऑन करूंगा तो फिर मैं क्या देखूंगा रियलिटी में, मुझे पता तो चल गया मैथमेटिकली कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेज, लेकिन मुझे कैसा दिखेगा ये, तो वो दिखेगा कुछ इस तरह से कि आप नोट करें कि हमारे पास दोनों जो मीटर्स हैं उन दोनों मीटर्स को देखें वो किस तरह से एक दूसरे के साथ सिंक है, और इससे आपको पता चल रहा है कि दोनों मीटर्स एक साथ मूव कर रहे हैं, जिसका मतलब यह है कि वोल्टेज और करंट एक साथ बढ़ रहे हैं, एक साथ जीरो पर पहुंचते हैं, एक साथ डायरेक्शन चेंज करते हैं, एक साथ डिक्रीज करते हैं, एक साथ इंक्रीज करते हैं। तो रियलिटी में आपको वोल्टेज और करंट का जो सिनेरियो नजर आएगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि हमारे पास इन फेज का रियल लाइफ में क्या मतलब होता है। अब स्टूडेंट्स एक आखिरी बात हम डिस्कस करेंगे, पावर डिसिपेशन इन रेजिस्टिव सर्किट। स्टूडेंट्स उससे पहले एक बात बच्चे कहते हैं कि सर आपने दोनों को साइन वेव बनाया, वो तो ठीक है, समझ में आया, क्योंकि ये भी कहता है साइन वेव होगा, ये भी कहता है साइन वेव होगा, लेकिन आपने करंट को स्मॉल मैग्नीट्यूड में और वोल्टेज को ज्यादा मैग्नीट्यूड में क्यों बनाया। ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर स्टूडेंट्स ये है कि ओहम्स लॉ क्या कहता है, V इज इक्वल टू आई आर। अब ये वोल्टेज है, ये करंट है, देखो कौन ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा या करंट ज्यादा होगा, डिपेंड करता है ये रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है। इमेजिन करें स्टूडेंट्स अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा हो तो जब ये मल्टीप्लाई होगा तो V I से ज्यादा आएगा, लेकिन कब, अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा हो। और स्टूडेंट्स आप लोगों ने पढ़ा चैप्टर नंबर 13 में रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम, मेगा ओहम्स, किलो ओहम्स में यूज करते हैं। तो यूजुअली हमारे सर्किट्स में जो रेजिस्टेंस होती है वो 1 ओहम से बहुत ज्यादा होती है, और जब रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी
तो V की वैल्यू I से ज्यादा होगी, इसलिए मैंने वोल्टेज की जो पीक है उसको ज्यादा और करंट की जो पीक है उसको थोड़ा दिखाया आप लोगों के सामने। तो स्टूडेंट्स ये इसका मतलब था। अब जरा चलते हैं पावर डिसिपेशन डिस्कस करते हैं सर्किट की, जो आखिरी चीज है इसकी। स्टूडेंट्स अब हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टर में पावर डिसिपेशन के क्या फार्मूला है। वही फार्मूला जो हम लोगों ने डीसी में पढ़े थे, यानी कि चैप्टर नंबर 13 में पढ़े थे, वो यहां पर भी एप्लीकेबल है। तो याद रखिएगा, किसी भी लम्हे कितनी पावर डिसिपेट होगी, यानी इंस्टेंटेनियस पावर dissipated in a resistor can be given by, उसके लिए फार्मूला जो थे वो तीन फार्मूला थे। एक फार्मूला था पावर इज इक्वल टू आई स्क्वेयर आर, एक फार्मूला था पावर इज इक्वल टू वी स्क्वेयर ओवर आर, और एक फार्मूला था पावर इज इक्वल टू वी आई। जो मैंने सबसे एंड पे लिखा है ये जनरल फार्मूला है। यहां पर ये डिस्कशन हम लोगों ने की थी चैप्टर नंबर 13 में कि ये जो फार्मूला है ये तब होगा जब करंट कांस्टेंट होगा, ये फार्मूला तब यूज होगा जब वोल्टेज कांस्टेंट होगा, और ये कभी भी यूज हो सकता है। स्टूडेंट्स अब यहां पर इंपॉर्टेंट बात क्या है, याद रखिएगा, अगर मैं कहूं ना पावर पॉजिटिव है, इसका मतलब है पावर खर्च हो रही है, पावर डिसिपेट हो रही है। लेकिन अगर मैं बोलूं पावर नेगेटिव है, पावर नेगेटिव का मतलब है पावर आपको मिली है। जिस तरह से एनर्जी खर्च भी हो सकती है, एनर्जी आपको मिल भी सकती है, बिल्कुल इसी तरह से पावर पॉजिटिव का मतलब है पावर इज डिसिपेटेड, और पावर नेगेटिव का मतलब है पावर इज गिवन टू द सर्किट, पावर मिली है। नाउ स्टूडेंट्स यहां पर रेजिस्टर के केस में क्या होगा, ये हम बड़ी आसान तरीके से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स जरा तवज्जो कीजिए, ये ग्राफ जब भी हम लोगों ने डिस्कस किया, इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में मैंने वोल्टेज और करंट दोनों को फेज में बनाया, दोनों की एक एक वेव बनाई, आप देख रहे हैं। अब आप लोग अगर इस पूरे एक वेव के 4 हिस्से करें तो हम इन चारों हिस्सों को इंडिविजुअली डिस्कस कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया पावर का फॉर्मूला क्या है, वी आई, यानी वोल्टेज इनटू करंट। आप देख रहे हैं ये वाली लाइन जो है बेसिकली ये जीरो को रिप्रेजेंट कर रही है। इससे ऊपर की वैल्यूज पॉजिटिव है, इससे नीचे की वैल्यूज नेगेटिव है। अब जरा ये फर्स्ट क्वार्टर देखें स्टूडेंट्स, इस क्वार्टर में अगर आप गौर से देखें तो वोल्टेज भी जीरो लाइन से ऊपर है, करंट भी जीरो लाइन से ऊपर है, यानी वोल्टेज भी पॉजिटिव, करंट भी पॉजिटिव। तो जब वोल्टेज पॉजिटिव होगी, करंट पॉजिटिव होगा, तो फिर पावर भी पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव पॉजिटिव ही आएगी। यानी फर्स्ट क्वार्टर में पावर पॉजिटिव है, पावर पॉजिटिव का मतलब क्या बताया था, पावर डिसिपेट होगी, यानी फर्स्ट क्वार्टर में रेजिस्टर पावर खर्च करेगा, एनर्जी खर्च करेगा, यूटिलाइज करेगा, आपको नहीं मिलेगी एनर्जी। नाउ स्टूडेंट सेकंड क्वार्टर देखते हैं। अब सेकंड क्वार्टर में अगर आप देखें तो सेकंड क्वार्टर में भी वोल्टेज का ग्राफ अभी भी जीरो लाइन से ऊपर है, करंट का ग्राफ भी जीरो लाइन से ऊपर है। तो करंट इस वक्त भी पॉजिटिव है, वोल्टेज इस वक्त भी पॉजिटिव है, और इस सूरत में जब आप पावर के फार्मूला में वोल्टेज को पॉजिटिव रखेंगे, करंट को पॉजिटिव रखेंगे, तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही आएगा। तो इसका मतलब पावर अभी भी पॉजिटिव है, यानी सेकंड क्वार्टर में भी पावर डिसिपेट ही हुई है, यानी रेजिस्टर ने आपकी दी हुई एनर्जी को जाया ही किया है, खर्च ही किया है, आपको कोई एनर्जी नहीं मिली। नाउ स्टूडेंट्स अगर थर्ड क्वार्टर देखें तो बच्चों को लगेगा शायद अब कोई चेंज आएगा, लेकिन अगर हम गौर से देखें थर्ड क्वार्टर में आप देख रहे हैं जो करंट का ग्राफ है वो भी जीरो लाइन से नीचे है, जो वोल्टेज का ग्राफ है वो भी जीरो लाइन से नीचे है, यानी कि करंट भी नेगेटिव हुआ, वोल्टेज भी नेगेटिव हुई, और हम जानते हैं नेगेटिव इंटू नेगेटिव तो पॉजिटिव नहीं होता, यानी आंसर अभी भी पावर का पॉजिटिव ही आ रहा है। इसका मतलब यहां पर भी एनर्जी या पावर डिसिपेट ही हो रही है, रेजिस्टर आपकी दी हुई एनर्जी को खर्च कर रहा है। और बिल्कुल इसी तरह से फोर्थ क्वार्टर में अगर हम देखेंगे तो अभी भी हमारे पास वोल्टेज नेगेटिव है, करंट नेगेटिव है, क्योंकि जीरो लाइन से नीचे है। और जब हम पावर देखेंगे तो वोल्टेज नेगेटिव, करंट भी नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो पावर पॉजिटिव मतलब पावर डिसिपेट हुई है। क्या सीखा हम लोगों ने कि एक रेजिस्टर अगर एसी यानी अल्टरनेटिंग करंट के साथ लगा हो तो वो हर वक्त उस करंट की दी हुई एनर्जी को डिसिपेट करता है, खर्च करता है, एनर्जी को स्टोर करके वापस आपको नहीं देता जैसे कैपेसिटर और इंडक्टर देते हैं। तो यहां से हम लोगों ने स्टूडेंट्स क्या सीखा कि रेजिस्टर एक पावर डिसिपेटर है, ये एनर्जी स्टोर नहीं कर सकता। तो स्टूडेंट्स
ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे कि नेक्स्ट जो आर्टिकल है जिसमें हम कैपेसिटर को कनेक्ट करेंगे, तो कैपेसिटर को जब कनेक्ट करेंगे तो वोल्टेज और करंट का आपस में क्या रिश्ता होगा, क्या रिलेशन होगा, क्या अब वो फेज में रहेंगे, लेकिन ये हम जानेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।